हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं अपने 8 सेमेस्टर के सिलेबस को। तो अभी क्या है, हमारी यूनिट 3 चल रही है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में। तो इसमें मैंने आपको दो टॉपिक तो करा ही दिए थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसमें हमने HIV और एड्स कंट्रोल वाला देख लिया था। साथ में हमने ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल हेल्थ कंट्रोल वाला भी हमने देख लिया था। तो दो तो हमने कवर कर लिए हैं, अब बाकी इसमें और भी बचे हुए हैं। तो एक एक करके जल्दी से इन्हें कवर करेंगे। और एग्जाम से पहले पहले मैं आपका ये जो सिलेबस है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी और एक हमारा बायो स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें भी हमारी एक यूनिट बची है, सबसे लास्ट वाली यूनिट 5। और बाकी सारे नोट्स वगैरह यूनिट 4 तक मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर चुका हूँ, तो जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा दो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम और हम देखेंगे। तो इस वीडियो में 2-3 टॉपिक को हम कवर करेंगे ताकि ज़्यादा वीडियोज ना बने। ठीक है, तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ब्रीफ में ही समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेप्रोसी क्या होता है? तो लेप्रोसी क्या एक तरह की डिजीज होती है जो कि हमारे स्किन को और हमारी जो नर्व्स होती हैं उसको अफेक्ट करती है ना। और ये जो लेप्रोसी और डिजीज है, ये किसके द्वारा कॉज की जाती है? ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है हमारी मेनली स्किन को और जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, और मेनली क्या है, ट्रांसमिट कैसे होती है ये? तो ट्रांसमिशन का तरीका ये रहता है कि जैसे मैं इन्फेक्ट हो जाता हूँ और मैं किसी के कांटेक्ट में आता हूँ, तो ये डिजीज जो है उसके पास जो है ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ इसका ट्रांसमिशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले से कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें देखनी है। तो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी एंड इट्स फंक्शनिंग। तो द नेशनल लेप्रोसी प्रिवेंशन प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रली फंडेड हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो ये जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है लेप्रोसी के लिए, तो इसे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे फंड किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है इसे हेड किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, यानी कौन इसे कंट्रोल करता है इस प्रोग्राम को? तो डेप्यूटी हेल्थ सर्विस डायरेक्टर। ठीक है, जो लेप्रोसी के, बाकी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जस्ट आपको याद रखनी है, बाकी थ्योरी आपको बना के लिखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द प्रोग्राम्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्टनर इन मई 1999। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो इसे फंड किया ही जाता है, लेकिन साथ में क्या है, इस प्रोग्राम को जो है बाहर से जो है इंटरनेशनली भी क्या है इसे सपोर्ट मिलता है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी क्या है सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और WHO का सपोर्ट कब मिला था? मई 1991। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन टू एरेडिकेट ग्लोबल लेप्रोसी एज ए पब्लिक हेल्थ इश्यू बाई 2000। ठीक है, तो बाकी बात करें हम इस कंट्रोल प्रोग्राम की, तो इसके अंडर में क्या है, ये चीज़ जो है ये गोल रखा गया था कि लगभग 2000 तक हम ये जो लेप्रोसी के जो केसेज हैं इन्हें पूरी तरीके से एरेडिकेट कर पाए, यानी इन्हें एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, तो एक भी केस नहीं रहना चाहिए। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया इस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में लेप्रोसी के। अब हम बात करते हैं लेप्रोसी क्या होता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो एक तरह की ये क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ठीक है, और ये क्या ट्रांसमिट कैसे होती है कि किसी एक पेशेंट को हो जाती है और वो जो पेशेंट है किसी और के कांटेक्ट में आता है तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ इसका ट्रांसमिशन होता है। बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको बता ही दिया, एम लेप्री यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये क्या है, जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनको ये अफेक्ट करता है। और साथ में क्या है, जो एब्सोल्यूट लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ स्किन। ठीक है, यानी स्किन पे हम अगर कुछ लगाते हैं, हाथ घुमाते हैं, तो हमें क्या थोड़ी फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, यानी हमारी जो स्किन की जो सेंसेशन है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाएगी, यानी सही तरीके से काम नहीं करेगी। और इसके अलावा भी क्या जो नर्व्स होती हैं वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं लेप्रोसी डिजीज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ टाइम्स याद रखने हैं, यानी टाइमलाइन आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो इसे लॉन्च कब किया गया था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1955 में। इसके अलावा जो नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेट जो प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें क्या अलग अलग तरह की जो ड्रग थेरेपी वगैरह हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो हमारा 1983 में किया गया था। 1993 से जो 2000 है, तो इसमें क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है तो उसने ये जो लेप्रोसी प्रोग्राम है इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हमारा टाइम आता है 2001 से 2004 तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है तो उसने जो नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम सेकंड है उसको जो है सपोर्ट किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग प्रोग्राम है। सबसे पहले 1993 से 2000 तक हमारा नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेट प्रोग्राम 1 चला था, जिसे वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था। और फिर जो हमारा दूसरा जो प्रोग्राम था नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन का, तो ये हमारा जो सेकंड प्रोग्राम था, तो इसको क्या वर्ल्ड बैंक ने 2001 से लेकर 2004 तक सपोर्ट किया था।
सबसे लास्ट हम बात करें जनवरी 2005 की, तो जो नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम है तो इसको कंटिन्यू रखा गया था, यानी इसको क्या फंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके जो साथ के जो पार्टनर्स हैं यानी जो एनजीओ वगैरह रहते हैं तो उन्होंने क्या है प्रोवाइड किया था फंड्स वगैरह, ठीक है। और साथ में क्या है जो ये जो प्रोग्राम है हमारा एलिमिनेशन वाला, इसको जो है कंटिन्यू रखा गया था। तो ये कुछ सन वगैरह हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके, तो टू अचीव एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एट नेशनल लेवल बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम इसमें क्या यानी इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि जो लेप्रोसी के जितने भी केसेज हैं तो उनको हम एलिमिनेट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि जो हमारा जनरल हेल्थ सिस्टम रहता है तो उसके साथ हम क्या है जो लेप्रोसी सर्विसेज है तो उसको भी हम उसके साथ इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तो जो हमारी जनरल हेल्थ सर्विसेज रहती हैं, ठीक है, तो हम क्या करें कि जो जनरल हेल्थ सर्विसेज है उनको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्हें लेप्रोसी के लिए हम इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लेप्रोसी के लिए अलग से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना दें कि वहाँ पे केवल लेप्रोसी के पेशेंट जाएंगे और वहाँ पे बस उन्हीं का इलाज होगा, तो ऐसा नहीं है। जो जनरल हेल्थ चेकअप या सेंटर्स रहते हैं तो वहाँ पे हम क्या लेप्रोसी का जो इलाज है वो हम प्रोवाइड कर पाएँ, तो साथ में क्या हम दोनों को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो हमारी जो 27 जो लो एंडेमिक स्टेट्स हैं जहाँ पे लेप्रोसी के बहुत कम केसेज हैं तो वहाँ पे क्या अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो जनरल हेल्थ सर्विसेज रहती है तो उन्हीं की हेल्प से हम क्या है लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोसीड विद द इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज एज अ रैपिडली एज पॉसिबल इन 8 हाई एंडेमिक स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाई एंडेमिक स्टेट्स रहते हैं यानी 8 जो हाई जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा केसेज है, ठीक है, लेप्रोसी के, तो जो भी हमारी जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं तो उनके साथ अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये क्या काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए जहाँ पे लेप्रोसी के केसेज ज़्यादा हैं, ठीक है, ताकि हम उनका जल्दी से जल्दी इलाज कर सकें, उनका ट्रीटमेंट कर सकें। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव एक और है एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी, के लेप्रोसी को हम पूरे तरीके से एलिमिनेट कर पाए। बाकी स्ट्रेंथन द डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय द लेप्रोसी, ठीक है। तो बाकी जो भी डिसेबिलिटी वगैरह आ जाती है जैसे नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाती है तो डिसेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं जो डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट कर पाएँ। साथ में क्या है मेडिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह बनाएं जहाँ पे पेशेंट को रखा जाए, ठीक है, जो क्या लेप्रोसी से अफेक्टेड है। और सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें रिडक्शन इन द लेवल ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद लेप्रोसी, ठीक है। तो हम क्या है जो स्टिग्मा का जो लेवल है जो लेप्रोसी से रिलेटेड है एसोसिएटेड है तो उसको भी हम रिड्यूस कर पाएँ। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम के। कुछ हम आउटकम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम से हमें क्या आउटकम देखने को मिले। तो सबसे पहला आउटकम तो यही है कि जो पब्लिक जो वो अवेयर होगी, ठीक है, यानी जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हुई है लेप्रोसी के बारे में, है ना। सेकंड के इंक्रीज नंबर ऑफ डायग्नोस एंड केयर सेल्फ रिपोर्ट्स, ठीक है। तो नंबर्स जो हैं डायग्नोसिस वगैरह के और जो केयर सेल्फ रिपोर्ट्स हैं तो उनके नंबर भी क्या इंक्रीज हुए हैं, है ना। साथ में क्या है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम SIS फॉर NLEP सुइटेबल फॉर ऑफिशियल्स ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज हैव टू स्ट्रीमलाइन द प्रोग्राम्स डेटा जनरेशन रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो लेप्रोसी को डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर इसे जो है मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था जिसे हम बोलते हैं सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम SIS। तो ये क्या नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ही इसे बनाया गया था। और इसकी मदद से क्या होता है कि जो डेटा वगैरह रहता है, जो डेटा जनरेशन वगैरह रहती है, यानी जो डेटा हमें जनरेट करना है, ठीक है, या फिर हमें रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है या फिर हमें ट्रैक करनी है जो केसेज वगैरह हैं लेप्रोसी के, तो ये जो काम है वो काफ़ी आसान हो पाए थे ये जो SIS सिस्टम है इसके द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें द लेप्रोसी सिस्टम मूव टू द ईस्ट सेंट्रलाइज्ड केयर अक्रॉस द मेन हेल्थ सर्विसेज सेंटर वाइल वर्टिकली ऑपरेटिंग द प्रोग्राम्स। बाकी इससे रिलेटेड जो लेप्रोसी से रिलेटेड जो सिस्टम्स वगैरह हैं, ठीक है, जो मेडिकल केयर के सिस्टम है तो उनको क्या है अदर जगह पे जो है मूव करा के ले जाया गया, ठीक है, कि वहाँ पे जो है केसेज वगैरह आ रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इस तरह के जो सिस्टम्स वगैरह हैं उनको जो है वहाँ पे भी जो है इम्प्लीमेंट किया गया। इससे क्या रहता है कि जो सर्विसेज वगैरह हैं लेप्रोसी से रिलेटेड, ठीक, तो इससे क्या होता है कि हमारे घर के पास ही क्या है हमें सारी सर्विसेज वगैरह मिल जाती हैं, यानी थोड़े सा दूर हम जाएंगे तो वहीं पे हमें सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये भी आउटकम हमें देखने को मिला। साथ में सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें एजुकेट अबाउट द लेप्रोसी एंड प्रोवाइडिंग द पेशेंट फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स विद हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो बाकी तो हम जानते ही हैं कि जो भी डिजीज रहती है तो उसके बारे में प्रॉपर लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें गाइड किया जाए और बाकी इन्फॉर्मेशन दी जाए पेशेंट वगैरह को, उनके फैमिली मेम्बर्स को कि कैसे जो है आपको बचाव करना है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आउटकम्स हमें देखने को मिले थे लेप्रोसी से रिलेटेड। तो ये हमारा लेप्रोसी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो आप इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं बस आपको जो उन्हें याद रखना है, बाकी थ्योरी आप अपने मन से ही बना के लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ठीक है, जैसे हम IDSP भी बोलते हैं। तो ये क्या एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जिसे क्या लॉन्च किया गया था
2004 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका हम एम समझ लेते हैं। इसका एम ये होता है कि एक तो क्या है, जो सिस्टम है उसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी उसे स्टेट बेस्ड जो है सिस्टम बनाया जाए। यानी एक तरह का ये सिस्टम होता है, सर्विलेंस सिस्टम होता है, जिसे हम मॉनिटर करना भी बोल सकते हैं कि जो क्या है, जो डिजीज नई नई डिजीज आती हैं, उनके जो आउटब्रेक वगैरह होते हैं, तो हम क्या है उन्हें प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर पाएँ। ठीक है, तो इसे हम क्या है डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम बोल सकते हैं कि हम जो है एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे क्या है, वो क्या है सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, वो क्या है स्टेट बेस्ड होना चाहिए कि हर स्टेट में क्या है वो सिस्टम बनाया जाए, जिससे कोई भी नई डिजीज वगैरह फैलती है या उसका कोई आउटब्रेक होता है तो हम उसे प्रॉपर जो है मॉनिटर कर पाएँ एक इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, और टाइम रहते कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि डिजीज फैल गई उसके बाद हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके जो है फैलने से पहले ही हम उसे टाइमली डिटेक्ट कर पाएँ, ठीक है, अच्छे तरीके से, और हम जो है कोई ना कोई रेस्पॉन्ड कर पाएँ। ठीक है, तो ये रहता है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का जो एम है वो यही है कि प्रॉपर जो एक हर स्टेट में जो एक सिस्टम बनाया जाए, जिससे क्या है कोई भी नई डिजीज आती है तो उसको जो हम डिटेक्ट कर पाएँ टाइम से पहले ही। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इसकी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, टू स्ट्रेंथन द सर्विलेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया। ठीक है, तो हम क्या कर सकें कि जो सर्विलेंस या फिर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज रहती हैं या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या हम एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम बना पाएँ जिससे क्या हम उन्हें फैलने से पहले रोक सकें। सेकंड ऑब्जेक्टिव की हम बात करें कि टू स्टेबलाइज ए डिसेंट्रलाइज स्टेट बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, तो हम क्या है एक ऐसा सिस्टम बनाए जो क्या स्टेट बेस्ड होना चाहिए, यानी हर स्टेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज होने से क्या होगा कि पूरा जो भार है, ठीक है, तो वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाएगा, तो वो क्या है हर स्टेट में जो अच्छे तरीके से प्रॉपर जानकारी नहीं रख पाएगी। तो इसके लिए क्या है छोटे छोटे लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे हम जो है सर्विलेंस सिस्टम को बनाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो प्रोवाइड टाइमली एंड इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू आउटब्रेक ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका एक और ऑब्जेक्टिव आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, कि हम क्या टाइम रहते हुए जो भी कोई नई जो डिजीज है जिसका आउटब्रेक होने वाला है, ठीक है, तो हम क्या उसे टाइमली और इफेक्टिव तरीके से हम उसे रेस्पॉन्स जो है उसका जो रेस्पॉन्स है हम उसे मॉनिटर कर पाएँ। ठीक है, तो ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव हो गया। सबसे लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें कि टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम्स टू रेस्पॉन्ड टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। ठीक है, तो इससे क्या है जो हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है, तो इससे क्या हम किसी भी डिजीज को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि हम उसे अच्छे तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जो हमारे जो हेल्थ सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या अच्छे तरीके से किसी भी डिजीज़ की इमरजेंसी में उसे अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएंगे या फिर उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इससे क्या जो कैपेसिटी होती है हेल्थ सिस्टम्स की, तो वो भी क्या इंप्रूव होती है। तो ये तो कुछ उसके ऑब्जेक्टिव हो गए। नेक्स्ट बात करें हाउ इट ऑपरेट्स। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है, तो ये बेसिकली तीन लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। स्टेट लेवल पे क्या रहता है कि इसे जो है किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, स्टेट सर्विलेंस यूनिट के द्वारा, जैसे हम SSU बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे जो है डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट के द्वारा जो इसे मैनेज किया जाता है, जिसे हम DSU बोलते हैं। ब्लॉक लेवल पे इसे ब्लॉक सर्विलेंस यूनिट के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे हम BSU बोलते हैं। तो ये तीन लेवल्स पे जो ऑपरेट करता है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की बात करें तो केयर रिपोर्टिंग, ठीक है, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस, डेटा एनालिसिस, बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, तो ये सिंपल से इसके फंक्शंस हैं। बाकी नेक्स्ट हम बात करें द प्रोग्राम ऑल्सो इन्वॉल्व्स the use of technology such as mobile applications and web portals to improve the speed and accuracy of disease reporting and response। ठीक है, तो इसमें क्या है हम अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज, स्मार्टफोन वगैरह का भी हम यूज करते हैं, जिससे क्या है डिजीज़ की जो रिपोर्टिंग है और जो रेस्पॉन्स है वो क्या है एक्यूरेट रहे। ठीक है, आउटकम्स की हम बात करें तो आउटकम की इसके बिल्कुल मिक्स्ड वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके पॉजिटिव आउटकम ही मिले। ठीक है, तो इसके मिक्स्ड आउटकम है, अलग अलग तरह के आउटकम हम इन्हें जो बोल सकते हैं। तो द प्रोग्राम हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सेवरल डिजीज आउटब्रेक सच एज H1N1, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा एंड डेंगू। ठीक है, तो ये जो डिजीज हैं तो इनको हम डिटेक्ट कर पाए इसी प्रोग्राम की वजह से। ठीक है, तो इस तरह की डिजीज को भी क्या हम डिटेक्ट करने में इस प्रोग्राम ने जो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो एक तो ये आउटकम हो गया। बाकी इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिजीज सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग इन इंडिया। तो इसकी वजह से क्या है जो डिजीज सर्विलेंस और जो रिपोर्टिंग रहती है, ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी है उसको भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ में क्या है इसमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जैसे इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ सिस्टम्स। ठीक है, तो ये कुछ तरह के हमारे क्या चैलेंजेस हैं जो कि इस प्रोग्राम को रन कराते टाइम ये हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बाकी जितने भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो इनको फेस करते हुए भी क्या है जो IDSP है हमारा, ठीक है, तो वो क्या एक इम्पोर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, इंडिया के अंदर।
तो बाकी इसके जो एफर्ट्स वगैरह हैं तो वो क्या है, किसी भी तरह का चैलेंजेस को प्रॉपर फेस करते हैं और इसके जो आउटकम्स हैं उनको क्या है इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमारा क्या है इंटीग्रेटेड सर्विलेंस प्रोग्राम हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, आप उसे पॉइंट वाइज जो है याद कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जैसे हम NMHP बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसको 1982 में क्या लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का क्या मतलब रहता है? मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जो पागल हो जाते हैं लोग तो उनको जो कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि बेसिकली जो लोग होते हैं वो क्या है यानी तनाव से, स्ट्रेस या फिर जो एंग्जाइटी रहती है तो उससे क्या है जो ग्रसित होते हैं, ठीक है, मेंटली जो फिट नहीं होते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या है हम जो एक नेशनल प्रोग्राम यहाँ पे जो बनाया गया है तो इसका जो बेसिक एम है तो वो प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स। तो जितने भी सिटीजन्स हैं जो क्या है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से जो है ग्रसित है, ठीक है, तो उनको क्या है मेंटल हेल्थ केयर वगैरह प्रोवाइड कराना यानी सर्विसेज देना, ये इसका बेसिक एम है। बाकी ये जो प्रोग्राम है वो क्या है कुछ मेन चीज़ों पे फोकस करता है, जैसे मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटल जो इलनेस है, ठीक है, उसको जो प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना जो क्या है मेंटल इलनेस से ग्रसित हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ये इसके कुछ फोकस हो गए। ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें वो भी इसके बिल्कुल सिंपल से हैं। एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, ठीक है। तो एक तो क्या है अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, आसानी से लोग जो है हेल्थ सर्विसेज को जो है एक्वायर कर पाएँ और बाकी आसानी से अवेलेबल हों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को एंश्योर करना, ठीक है, तो सभी के लिए सर्विसेज वगैरह आसानी से जो मिल पाए। बाकी टू एनकरेज द इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो जो हमारी मेंटल हेल्थ है तो उसको क्या हम प्राइमरी जो हेल्थ केयर रहता है उसके साथ हम इसे इंटीग्रेट कर पाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ को एनकरेज करना ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना प्लानिंग में और जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है और जो मॉनिटर करना मेंटल हेल्थ सर्विसेज को, ठीक है। तो इसमें क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को जो प्रमोट करना ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द एनहेंस ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको एनहेंस करना मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए। और नेक्स्ट आता है हमारा टू एनकरेज रिसर्च इन फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो रिसर्च को जो है एनकरेज करना जो मेंटल हेल्थ है उसकी फील्ड में, ठीक है। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, बहुत ही सिंपल है, आपको बस ऐसे ही याद रखना है ना। और फंक्शंस की हम बात करें कि प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। तो जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज रहती हैं उनको जो प्रोवाइड कराना, ठीक है, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स रहते हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं या फिर जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं तो वहाँ पे जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम क्या है कुछ इंटरवेंशंस या फिर अवेयरनेस कैंपेन्स को चलाएं जिससे क्या है लोगों को पता चले कि है जो मेंटल हेल्थ है उस और जो मेंटल जो इलनेस है उसको कैसे प्रमोट करना है, ठीक है, और मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है। तो इसके लिए कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह जो है चलाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेटिंग अप डी एडिक्शन सेंटर्स टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज फॉर पीपल्स विद सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम क्या कुछ डी एडिक्शन सेंटर्स भी बनाए जहाँ पे जो ड्रग सब्सटेंस या फिर जो ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड जो पेशेंट रहते हैं तो उनको हम जो है रिहेबिलिटेट कर पाएँ, ठीक है, उनको हम वहाँ पर रख सकें। इस तरह के कुछ सेंटर्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाए या फिर बनाए जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो हम क्या कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स रहते हैं तो उनको क्या एक ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कराएं कि जो मेंटल जो इलनेस वाले जो पेशेंट रहते हैं तो उनको जो कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड कराने हैं तो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना ये भी इसका एक फंक्शन हो गया। और सबसे लास्ट पॉइंट की हम इसमें बात करें प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्टेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसके अंडर में क्या है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है प्रोवाइड कराया जाता है स्टेट्स को, ठीक है, जिससे क्या है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से बना पाएँ, ठीक है। तो कुछ क्या है फाइनेंशियल मदद भी की जाती है स्टेट्स की, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए इस प्रोग्राम के। आउटकम्स की हम बात करें तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और सेकंड पॉइंट की हम बात करें देयर आर स्टिल सिग्निफिकेंट गैप्स इन द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज। तो बाकी तो इसके आउटकम वगैरह तो अच्छे मिल ही रहे हैं लेकिन क्या है साथ में कुछ गैप्स भी अभी प्रेजेंट है जिसमें क्या है जो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी रहती है मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज की तो वो क्या अभी कम है, ठीक है। लोग क्या है आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते हैं सर्विसेज को, ठीक है, और या फिर क्या है उनके पास अवेलेबल नहीं होती है आसानी से।
तो यह भी प्रॉब्लम है फिर भी, लेकिन स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स पीपल विद मेंटल इलनेस कंटिन्यू टू बी अ मेजर चैलेंज, ठीक है। तो बाकी क्या है, जो स्टिग्मा और जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है, ठीक है, यानी जो भेदभाव रहता है, जो मेंटली जो बीमार लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है तो वो क्या अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए क्या है, ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें क्या है लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरह की जो इश्यूज वगैरह रहते हैं तो उनसे उन्हें कैसे डील करना है, ठीक है। तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमें चलाने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आउटकम है इसके बेसिक से, तो ज़्यादा इसके आउटकम तो इस प्रोग्राम के देखने को नहीं मिले, कुछ सिंपल से ही हैं, उस मिक्स्ड आउटकम इन्हें आप बोल सकते हो। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक हो गया। तो इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब बाकी अभी कुछ टॉपिक और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।